Bismillahirrahmanirrahim. So now today we are going for the explanation writing. In previous lectures, हम सीख चुके introduction लिखने का तरीका. In previous lectures, we have also learned that how to write the overview in an effective way. Today we are going to understand that how we should write the explanation of different variables given in IELTS summary exam, specifically in the line chart and the graph, or the line chart and the bar graph. So आज हम इनकी एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका सीखें. सर ने बताया था कि आपकी समरी के 4 पैराग्राफ्स, पहला पैराग्राफ होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा ओवरव्यू, दोनों हो चुके इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो आज एक्सप्लेनेशन पे जा रहे हैं. तो 4 में से एक पैराग्राफ पहला इंट्रोडक्शन था, दूसरे वाला ओवरव्यू था, और अब अगले 2 एक्सप्लेनेशन के होंगे, यानी कि पैरा 3 एंड पैरा 4 हम आज सीख रहे हैं कैसे लिखना. तो एक्सप्लेनेशन के 2 पैरा सर ने बताए थे, पैरा 1 एंड पैरा 2. सर ने कहा था हाफ पिक्चर पैरा 1 में एक्सप्लेन करें, हाफ पिक्चर पैरा 2 में, यानी कि पैरा 3 एंड पैरा 4. अब जब हम 3 वेरिएबल्स को देखते हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूरोपियन कम्युनिटी. तो हम 3 वेरिएबल्स को कभी भी हाफ नहीं कर सकते. अगर ऐसा केस हो, 5 हो, 3 हो, ऑड नंबर में वेरिएबल हो, तो व्हाट शुड वी डू? हमें मोर वेरिएबल्स थर्ड पैरा में, लेस वेरिएबल्स आखिरी पैरा में एक्सप्लेन करना चाहिए. अब 3 वेरिएबल्स हैं, मैं थर्ड पैरा में 2, आखिरी में 1 एक्सप्लेन कर दूंगा. 5 होते 3 पहले फिर 2 आखिर वाले में, और अगर 4 होते 2 पहले 2 आखिर में, मैं बराबर डिवाइड कर दे. इज इट फाइन? अब यहाँ पे हम 2 पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन के. दोनों पैराग्राफ जो एक्सप्लेनेशन के होंगे, समरी का पैरा 3 और पैरा 4 बनाएंगे, सेकंड लास्ट और लास्ट, 3/4, 4/4. ये 2 पैराग्राफ्स बनेंगे, थर्ड एंड फोर्थ. पहले पैराग्राफ में मैं 2 वेरिएबल एक्सप्लेन करूंगा, एक ऑस्ट्रेलिया और एक यूरोपियन कम्युनिटी. आखिरी वाले में पैरा 2 में, फोर्थ वाले में मैं कनाडा को एक्सप्लेन कर दूंगा. अब एक सवाल ये पैदा होता है, व्हाई नॉट कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया टुगेदर? रीजन ये बेटा, देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड है ना, राइजिंग ट्रेंड है आपके यूरोपियन कम्युनिटी का, और डिक्लाइनिंग ट्रेंड अपोजिटली है ऑस्ट्रेलिया का. तो 2 अपोजिट ट्रेंड्स को एक्सप्लेन करना आसान है. यहाँ पे कनाडा में खासा हब हैजर्ड है, तो हब हैजर्ड को एक्सप्लेन करना एक अलग पैराग्राफ में ज्यादा बेहतर होगा. सो नाउ व्हाट इज द अप्रोच फॉर राइटिंग द एक्सप्लेनेशन? में यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग नोट करते जा रहे हैं, साथ साथ अंडरस्टैंड कीजिए. बेटे याद रखिए, मैं लिखता हूं या मैं कहता हूं देयर शुड बी 2 सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस होने चाहिए. There should be 2 sentences, each variable, 2 sentences होने चाहिए हर वेरिएबल. यानी कि ऑस्ट्रेलिया पर भी 2, कनाडा पर भी 2, यूरोपियन कम्युनिटी पर भी 2. लेकिन चूंकि कनाडा में हाफ हैजर्ड ज्यादा है, तो वहां पे जाके हो सकता है मैं 3 भी बना लूं, लेकिन आइडियली 2 सेंटेंसेस आर इनफ. अगर आपको लग रहा हो कि 2 में आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तीसरा लिखने की जरूरत है, तो कोई हर्ज भी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कैम्ब्रिज की गाइडलाइन नहीं है कि आप तीसरा लिखेंगे तो खुदा ना खास्ता नंबर्स कट जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं, हम 3 भी लिख सकते हैं, मगर आइडिया 2. हम फॉर एन एग्जाम्पल पहला सेंटेंस, जो सेंटेंस 1 लिखेंगे, सेंटेंस नंबर 1 ऑन ऑस्ट्रेलिया. मैं पहले बात कर रहा हूं ऑस्ट्रेलिया. हम जब ऑस्ट्रेलिया पर पहला पैराग्राफ लिखेंगे, तो हम सेंटेंस 1 में लिखेंगे 1985, और कहेंगे कि स्लाइड सा इंक्रीज आके 1986 में, स्लाइड सा इंक्रीज आया 1986 में. और फिर हम लिखेंगे फॉलोड बाय, इसके बाद फॉलोड बाय इसका पूरा ट्रेंड लिखेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल द व्हीट एक्सपोर्ट, लिखिएगा मत, समझिए पहले, मैं लिखूंगा इसके बाद आपके लिए, सिर्फ मैं सेंटेंसेस समझा रहा हूं, आप लोग लिखिएगा नहीं जो मैं बोल रहा हूं. जो मैं लिख रहा हूं इसको लिखने तो कोई हर्ज नहीं है. हम लिखेंगे फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके सामने ऑस्ट्रेलिया है, हम लिखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में व्हीट एक्सपोर्ट इतने मिलियन टन थी 1985 में, जो हल्का सा बढ़ के जहां पे पहुंची 1986 में, फॉलोड बाय, और इसके बाद लगातार जवाल आया, और पहला सेंटेंस हो गया खत्म. यानी कि मैंने पहला साल, दूसरा साल लिखा, और उसके बाद मैंने उस सेंटेंस में क्या अटैच कर दिया? पूरे का पूरा ट्रेंड. क्लियर? अब जब मैं ऑस्ट्रेलिया पर दूसरा सेंटेंस लिखता हूं ना, जब दूसरा सेंटेंस लिखूंगा, सेंटेंस नंबर 2 ऑन ऑस्ट्रेलिया, उसमें मैं ऑल रिमेनिंग
all remaining, बाकी सारे all remaining sentence, all remaining points, years, all remaining years with commas. मैं क्या करूंगा? all remaining year with commas. बाकी जितने भी साल बच जाएंगे उनकी फिगर्स को मैं commas के साथ है। अब एक बात मेरी ज़हन में रखिए, अगर इस क्वेश्चन को जो आपके सामने गौर से देखिए तो आपके एग्जामिनर ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अप्रोक्सीमेशन दिए हैं इस एक क्वेश्चन में। इसलिए अगर आपको याद पड़ता हो तो जब सर ने आपको वोकैबुलरी करवाई थी तो मैंने 17 अप्रोक्सीमेशन के सिनोनिम्स लिखवाए थे। approximately, approximate, about, near to, near about, nearby, close to, close about, close by, closely, simple about, estimation, estimated, estimatedly. मैंने क्यों लिखवाए थे इतने सिनोनिम्स? बिकॉज एग्जामिनर खास से ज्यादा दफा ये ट्राई करता है देखने की कि आपको वोकैबुलरी सिनोनिम्स आते हैं या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि 13 के 13 ही हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर लें, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शायद 2 3 4 बार तो करने ही पड़े। एक सेंटेंस के शुरू में अगर आपने अप्रोक्सीमेशन लगाई है और बाकी सारी भी अप्रोक्सीमेट फिगर्स ही हैं उससे आगे, तो एक अप्रोक्सीमेशन लगाना काफी होगा। एक सेंटेंस में बार बार अप्रोक्सीमेटली, इतना अप्रोक्सीमेटली नहीं करते, इट लुक्स बैड, बट कहने से मुराद है सिनोनिम्स का आना जरूरी। चलिए जी, तो मैंने क्या समझाया? 2 सेंटेंसेस लिखेंगे हम ऑस्ट्रेलिया पे। पहला सेंटेंस में लिखेंगे जी ऑस्ट्रेलिया में 1985 में 15 मिलियन टन थी एक्सपोर्ट, जो कि हल्का सा बढ़ के 1986 में नियरली 16 मिलियन टन हो गई और इसके बाद लगातार जवाल आया, फुल स्टॉप। दूसरे सेंटेंस में हम लिखेंगे इन 87 वीट एक्सपोर्ट फिगर अप्रोक्सीमेटली इतनी थी जो कि इतनी हो गई 1988 में, 89 में इतनी और फिर 1990 में इतनी। इज इट फाइन? ये सबको क्लियर है जी? अब अगर ये क्लियर है तो आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन फॉर यू पीपल, और मैं जब लिख रहा हूं तो आप इसको तवज्जो से देखें, और अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो मैं उसके बाद समझा भी दूंगा दोबारा से। चलिए अब हम कैसे लिखेंगे 2 सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस लिख रहे हैं, सर ने बताया था पहला कहां से पैराग्राफ शुरू करेंगे? टू इनिशिएट, टू इनिशिएट विद, टू इनिशिएट विद ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ देखिए गौर से, टू इनिशिएट विद ऑस्ट्रेलिया, comma, मत लिखिएगा, just see, I will give you time to write it down. To initiate with Australia, comma, the wheat export was 15 million tons. बार बार हम मिलियन टन लिखने की जरूरत नहीं है। When it is a pet abbreviation तो आप MT भी लिख सकते हैं। was 15 million tons in 1985, which slightly up to, went up to about। अपने क्वेश्चन को सामने रखिए ताकि आपको नजर आए कि सर कर क्या रहे हैं। अपने क्वेश्चन को, अपनी बुकलेट्स को सामने रखिए ताकि आपको नजर आए सर कर क्या रहे हैं। went up to about 16 million tons in 1986, followed by a drop thereafter, और उसके बाद लगातार ज़वाल आया। पहला सेंटेंस खत्म हो गया। पर हमने पहले सेंटेंस में, अगर आपने अपना सामने रखा है बुकलेट, अगर आपने अपना बुकलेट सामने रखा है तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि सर ने क्या किया। सर ने ये 2 साल एक्सप्लेन कर दिए। इतना था 15 मिलियन टन, हल्का सा बढ़ के तकरीबन 16 मिलियन टन हो गया 1986 में, और उसके बाद लगातार जवाल आया। इज इट फाइन बच्चों? इज इट क्लियर टू यू ऑल? आगे चलिए, अब हमने अगले वाले सेंटेंस में एक्सप्लेन करना है अगले चारों पॉइंट्स। इज इट फाइन? चलिए, आई एम गोइंग टू मेक अ सेंटेंस ऑन इट नाउ। It is about 14 and then 13 and then 11 and 11.
in 1987, comma, the figure went down to approximately 14 million tons, with a further decrease to 13 million tons in 1988 and 11 million tons in both 1989 with 1990 फुल स्टॉप। और मैंने कंप्लीट कर दिया सेंटेंस को। मैंने क्या लिखा, पहले सेंटेंस में लिखा 1985 में 15 मिलियन टन थी, जो हल्का सा बढ़ के 16 मिलियन टन होगी 1986 में, फुल स्टॉप, फॉलोड बाय द ड्रॉप देयर आफ्टर, ट्रेंड मेंशन कर दिया। एंड देन मैंने क्या लिखा, 87 में the figure went down to approximately 14 MT with a further decrease to 13 MT in 1988 and 11 MT in both years of 89 with 1990। अब एक बात देखिए, मैंने यहां पे एक एंड लगाया इस सेंटेंस में, एक एंड, मैं यहां पे एंड लगा सकता था मगर मैंने दोबारा एंड नहीं लगाया, मैंने दो विथ्स लगाए हैं, ये भी लगाया, ये भी लगाया विथ, because if with comes two time it does not look that bad as and दो दफा लगा हुआ, that is really very pathetic, it looks very bad। और याद रखिएगा, लोग सिंबल बना देते हैं एग्जाम में, examiner does not mark the symbol, that will be taken as a grammatic error because symbolic and is not allowed to be written in IELTS exam। is it clear? अब यहां तक कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए। सर ने बताया पहले क्वेश्चन में, पहले वाले सेंटेंस में पहले 2 साल और ट्रेंड, दूसरे वाले सेंटेंस में बाकी सारे सालों को कमाज लगा के कंप्लीट कर लें। अब कोई भी क्वेश्चन जो लाइन चार्ट का आएगा वो इसी पैटर्न पे आएगा ना, and we will adopt the same pattern। Is there any question? I would be very happy to answer। मैं क्लास को पास कर रहा हूँ क्वेश्चंस के। So now move ahead to the country number 2 now। अब यहाँ पे देखिएगा, here is the European community। In first sentence we will explain approximation of 1985। अब पहले हमने वर्ड यूज किया स्लाइड। जब मैंने वोकैबुलरी लिखवाया था तो उस वक्त मैंने कहा था आप थोड़े से के लिए बहुत से सिनोनिम यूज कर सकते हैं, स्लाइट और स्लाइटली। हमने कहा था अ बिट, माइनर, है ना, हल्का सा, ये सारे सिनोनिम मैंने खुद करवाए, हल्का सा। आगे चलिए, तो हम 1985 और 1986 अलॉन्ग विद द रिमेनिंग ट्रेंड हम मेंशन करेंगे सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2 में हम एक्सप्लेन करेंगे 87 से लेके 1990 तक। मगर अगर हम ध्यान करें तो यहां पे अगर हल्का सा बढ़ना स्लाइटली था तो यहां पे इतना तेजी से ऊपर जाना क्या कहलाएगा? इसके लिए मैंने अलग वोकैबुलरी करवाई। मैंने कहा जब तेजी से ऊपर जाए तो हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, शार्प या शार्पली, रैपिड या रैपिडली, क्विक या क्विकली, यस नो। तो इसलिए हमने जो है वो अपनी उस वोकैबुलरी को यूज करना जो सर ने करवाई थी। अब हम जा रहे हैं 17 मिलियन टन्स इन 1985, थोड़ा सा गिर के हो गया 14 मिलियन टन्स इन 1986 एंड इसके बाद हमारी लगातार से जो थी एक्सपोर्ट वो ऊपर गई। चले आज अपना सेंटेंस बनाते हैं, कंटिन्यू करेंगे थर्ड पैराग्राफ को। ओके, हेडिंग टुवर्ड्स European community, comma, the wheat export total was तकरीबन 17 million tons in 1985, which depreciated
depreciated, नीचे गया a bit, which depreciated a bit, थोड़ा सा depreciate हुआ a bit to 14 MT in 1986, followed by की जगह backed by a climb, backed by a rise. मैंने सारे सिनोनिम खुद करवाए, rise, climb, appreciation, increase, सारे मैंने खुद करवाए सिनोनिम, spike, surge, सब मैंने खुद करवाया इंशाल्लाह. backed by a rise onwards. ठीक है, फुल स्टॉप. तो मैंने 2 सालों को ट्रेंड को एक्सप्लेन किया. यहां मैंने लिखा था, अगर ध्यान करो तो सारे, यहां मैंने लिखा था देयर आफ्टर, यहां मैंने क्या लिखा, ऑनवर्ड्स, यहां मैंने लिखा था फॉलोड बाय, यहां मैंने क्या लिखा है, बैक्ड बाय. तवज्जो रखिएगा, क्लियर है नोट. अब मैं दूसरे सेंटेंस में बाकी सारे सालों को एक्सप्लेन करने के वास्ते जा रहा हूं. अब बाकी सालों को हम देखते हैं क्या हुआ. 87 88 में इट वाज 15 मिलियन टन, और फिर एक रैपिड लिफ्ट आया जो कि अप्रोक्सीमेटली 19 मिलियन टन तक चला गया, और फिर 21 मिलियन टन. इज क्लियर है नोट. चलिए, the export remained same at 15 million tons in both 1987 and 1989. In both 1987 and 1988, with a rapid climb to nearly with a rapid climb to nearly क्या यहाँ पे देखिए, लगता है 19 मिलियन टन है. 1989. Nearly 19 million tons, rapid climb to nearly 19 million tons in 1989 with another push to 21 million tons in 1990, full stop. तो आपके 2 कंट्रीज एक्सप्लेन हो गए, क्लियर, 2 सेंटेंसेस में. इज इट फाइन बच्चों? सो नाउ वी आर मूविंग अहेड टू कनाडा. अब पहले कनाडा के ट्रेंड को समझने की जरूरत है कि कनाडा का ट्रेंड क्या कह रहा है. कनाडा के ट्रेंड को देखते हैं. कनाडा में हम कितने सेंटेंसेस बना सकते हैं. लेट्स सी नाउ. हियर इट इज कनाडा. कनाडा में हम पहले सेंटेंस में लिख सकते हैं हेडिंग टुवर्ड्स, तो हो गया. मूविंग ऑन फॉर द कैनेडियन व्हीट एक्सपोर्ट, हम लिखेंगे दिस मार्च 85 which है ना deteriorated to this much in 1986 है ना, chased by our rapid climb to 21 MT in 1987 and 25 MT in 1988. This will be sentence number 1. क्लियर है नोट? थोड़ा सा चेंज करेंगे बिकॉज हब हैज इट है ना, फुल स्टॉप. अब जब सडन ड्रॉप आएगा तो सर ने क्या कहा था, इस सडन ड्रॉप के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे, ड्रास्ट. इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ड्रामेटिक. ये सारे सर ने खुद वोकैबुलरी करवाई हुई. हम अगले सेंटेंस में लिखेंगे 1989 in 1989 there was a drastic depreciation or decrease in the Canadian wheat export with an approximate figure of this one, 14 MT in 1989 with a recovery to this much in 1990, and that's all for the Canadian wheat export as well. Is it clear? तो पहला सेंटेंस लिखते हैं. ये हो गया सेंटेंस नंबर 2. तो पहले सेंटेंस में हम लिख रहे हैं 85, और फिर हम लिख रहे हैं 86, और फिर हम उसके बाद लिख रहे हैं 87 और 88. थोड़ा सा पैटर्न चेंज करें. चलिए फिगर्स को देख लें. अप्रोक्सीमेटेड है 19, 17, 21 एंड 25.
moving on for the Canadian wheat export, this was 21 million tons in 1986, which went down to nearly पहले हो गया, which went down to nearby 17 MT in 1986 with a rapid spike to 19. it is 21 and it is 25. It is 19 in the start में 19 था ये. Rapid spike to an estimated 21 MT in 1987 and 25 MT in 1988, full stop. 1989, full stop. Following year, पीछे इसके बाद आने वाला साल. Following year of 1989 was a time of drastic decrease to near about it is near about 14 MT होगा ना, approximately near about 14 MT with a recovery to 19. with a recovery to 19. Thank you for your help. With a recovery to 19 tons in 1990, full stop, and that's all. So now, if we see the explanation of these two, see that हमने जो introduction लिखा था, that was of about 25 words. Introduction हमने 35 का लिखा, मैं कहता हूँ 25 words. Overview को हमने 60 का लिखा, मैं कहता हूँ 50 का था. चले, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमने explanation का पहला पैराग्राफ लिखा है वो कितने लेंथ का हो गया. It is of 111 words. I make it 110. चलिए, and then the last paragraph with a single variable, इसको देखते हैं कितना हो गया, कितने words हैं, 61. Make it 60. So how much length was of your answer? It is 245 words. I told you just follow the formula. 150 लिखने, just follow what I'm saying. It will be no lesser than 225 words. Inshallah, it will be no lesser than that. Okay, so it is what the right way of handling and writing the explanation of a line chart type of question. And now I'm going for the multi-value graphs. So इसके अगला question है question number 4. If there's any question, I would be very happy to answer.